नमस्कार साथियों, आपके चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कमलेश्वर जी की कहानी नीली झील का प्रथम भाग। सो पठन शुरू करते हैं। बहुत देर से वह नीली झील दिखाई पड़ने लगती है। सपाट मैदानों के शोर पर, पेड़ों के झुरमुट के पीछे ऐसा मालूम पड़ता है जैसे धरती एकदम ढालू होकर छिप गया हो। लेकिन गौर से देखने पर ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से एक बहुत बड़ा शीशा झलकता दिखाई पड़ता है। वह झील है और इसी झील पर जल पक्षियों के शिकार के लिए आए हुए अंग्रेज कलेक्टर ने कहा था कि इतनी खूबसूरत है यह झील, जैसे जमीन में हार जड़ा हो। झील तक पहुंचने के लिए पक्का रास्ता होना चाहिए। यह 30 साल पहले की बात है और तब बस्ती में झील तक रास्ता बनाने के लिए मजदूरों की टोली में बह भी आया था। बह यानी के मुख्य पात्र। और अंग्रेज साहब की मेम की आंखों को देखकर उसने कहा था, कितनी खूबसूरत है मेम। इनकी आंखें नीली झील की तरह लगती हैं। तगड़े और बदसूरत मजदूरों ने तब आंखें बचाकर गंदे इशारे किए थे और गहरी और भीगी जमीन में कार के पहिए फंसते ही वह सबसे पहले दौड़कर उस ओर धक्का लगाने के लिए जुट गया था जिधर मेम बैठी थी। उसका मन होता था कि बहाने से हाथ डालकर फूल सी मेम को छुए, पर हिम्मत नहीं पड़ती थी। और मजदूरों को इस सीना जोरी पर बड़ा गुस्सा आया था और वह भीतर ही भीतर चाहते थे कि उसकी मरम्मत हो जाए। रात को जब पेड़ तले बीनी हुई लड़कियों के साले चूल्हे जले और उस वीराने में मजदूरों के मुंह आग की ली में शैतानों की तरह चमकने लगे, तो बजनू ने आंख में तमाकू का बटुआ निकालते हुए कहा, इस साले को मेट से कहकर निकलवाया जाए। मेम जान पड़ती तो चमड़ी उतर जाती। साला आशिक बनता है। बनने दो, तुम्हारा क्या लेता है। भूख से कलांत और जल्दी जल्दी बाटियां सेकते हुए होरी ने यह तोड़ देनी चाहिए। हम सबकी रोजी जाएगी। आग कुरेदते हुए एक ने जोड़ा। तभी दूसरे पेड़ तले से बड़ी भद्दी और मोटी आवाज से एक गीत का बोल उभरा, होए मेमिया तेरी अखियां बड़ो जुल्म ढायोरी। और पीतल की थाली ठनक उठी थी। महेशा शैतान की तरह नाच रहा था। बाटियां पकाते साथियों की हंसी और वाहवाही से शोर मच गया था। भूखे और थके मजदूरों की आंखों में एक वहशी चमक आ गई थी और एक क्षण के लिए वे जैसे तन की पीड़ा भूल गए थे। महेशा गा गा कर कुछ देर तक नाचता रहा। पेड़ों की पत्तियां आग की दमक में तांबे की तरह लग रही थी और उनके काले पपोटेदार तने अजगरों की तरह झिलमिला रहे थे। आसमान सीप की पीठ की तरह धुंधला और काला था और नीली झील की ओर से अजब तरह से सूने सूने स्वर आ रहे थे। इसी समय तीखी आवाज में चीखता एक सारस गुजर गया। उसके बड़े बड़े पंखों से निश्वास सा निकल रहा था। सारस की चीख की प्रतिध्वनि कुछ क्षण तक आती रही और महेशा का स्वांग रुक गया। अब सीधा होके बैठ, रोटी खा ले, काने मेट की आवाज थी यह। नाराज साथियों को मेट का इस तरह अपनेपन से बोलना अच्छा नहीं लगता। बजनू ने धीरे से कहा, बदमाश ने मेट को खुश कर लिया है। काना भी भी है ना, उसे भी मजा आता है। गुदारी बाटियां और उड़द की पकी हुई दाल की महक से सबकी भूख चमक आई थी। बड़ी रात तक बदकही के बीच खाना चलता रहा। धीरे धीरे चूल्हों की आग मचाकर राख में दुबक गई और पेड़ों का अंधियारा घना हो गया। सुबह काम शुरू होते ही सैलानियों की एक पार्टी वहां आकर रुक गई। कुछ हिंदुस्तानी साहब थे और साथ में कुछ अच्छी अच्छी औरतें। औरतों के कंधों पर कैमरे लटक रहे थे और साहबों के कंधों पर एयरगन और कारतूसों की पेटियां। खाने पीने का सामान कंडियों में था और वह बोझ उनसे चल नहीं रहा था। औरतों के खूबसूरत चेहरों पर पसीने का पीलापन था और साड़ियों के शोर कमर में खुसे हुए थे। धूल से बचने के लिए साड़ियां एक तरफ से कुछ ऊंची कर ली गई थी।
उन्हें देखते ही मजदूरों ने रुकने का मतलब भांप लिया था और वे अपने काम में इतने मशगूल हो गए थे कि जैसे उन लोगों की उपस्थिति का उन्हें एहसास ही ना हो। पर महेशा हाथ रोककर फेंटा कसने के बहाने कनखियों से उन्हें ताक रहा था। वही इसी इंतजार में लगता था कि अभी उनमें से कोई औरत सामान उठाने के लिए कहेगी और वह मेट की मर्जी देखकर निश्चय ही उसकी सहायता के लिए तैयार हो जाएगा। साहब लोग भी किसी मजदूर से आंखें मिलाने की ताड़ में थे। बाकी सब आंख बचा रहे थे, सिर्फ महेशा आंख मिलाने के लिए उतावला था, पर साहब से नहीं। जैसे उसने यही तय किया हो कि नीली साड़ी वाली औरत अगर कहेगी तो वह फावड़ा फावड़ा छोड़कर सामान उठा लेगा। यह बार बार उसे ही हैरत से ताक रहा था कि नीली साड़ी वाली औरत ने ही मौका पाकर बड़ी मीठी आवाज में कहा, कोई मजदूर मिल जाएगा यहाँ। महेशा को यह बात नहीं जची। मजदूर ही चाहती है तो खोज ले, उसने ठसक से कहा। हम लोग सरकारी गैंग के आदमी हैं, कुछ इस तरह जैसे सरकार से रुपया पाकर मजदूरी करना कुछ ऊंची बात हो। अरे जरा सी मदद के लिए चाहिए, यह सामान झील तक पहुंचाना है। उसी नीली साड़ी वाली की मीठी आवाज थी। महेशा का दिल बहक उठा। बड़प्पन और शान से बोला, मदद मिल सकती है, ऐसे बोलिए। महेशा के तुझसे गर्व को लक्ष्य करके वह धीरे से हंसी और महेशा एक क्षण के लिए अपलक उसके सांप दांतों को देखता रहा, फिर दौड़कर मेट के पास पहुंचा और सामान उठाने की इजाजत मांगकर चला गया। आते ही उसने गर्व से उसका सामान उठाया और नीली साड़ी वाली के कंधों में लटके थर्मस को मांगने के बहाने बोला, यह बोतल भी दे दीजिए। मीठी आवाज वाली औरत ने कुछ जवाब नहीं दिया, पर वह ऐसे मानने वाला नहीं था। चलते चलते उसने पूछा, आप लोग शिकार के लिए आए हैं? कहाँ से आए हैं? लेकिन वह नीली साड़ी वाली औरत एकदम एक आदमी से मुस्कुरा कर बातें कर रही थी। महेशा को यह अच्छा नहीं लग रहा था। एक अजीब तरह की परेशानी उसे हो रही थी। कुछ देर तो उसने बर्दाश्त किया, फिर उसका मन हुआ कि सामान पटक कर उसी आदमी से कहे कि उठाइए अपना तामझाम, मैं मजूर नहीं हूँ। पर उनके साथ चल सकना भी उसे कम भला न लग रहा था। उसे बोलने का फिर मौका मिला। गलत रास्ते पर मुड़ते देख वह लपक कर नीली साड़ी वाली के पास पहुंचा और एकदम उनके अज्ञान पर उस जैसे चीख पड़ा, आप लोगों को रास्ता नहीं मालूम? हमारे साथ आइए, इधर से दलदल पड़ेगा। दलदल? ओह! नीली साड़ी वाली कुछ ज्यादा चौंक गई थी। उसका यह चौंकना महेश को बहुत अच्छा लगा था। उसे अनिर्वचनीय सुख सा मिला था। कानपुर में मिल से छुट्टी पाते ही वह चौराहे वाले कोने पर रुककर इसी तरह औरतों को देख देख कर खुश होता था। जुरमुट के पास पहुंचते ही सब लोग रुक गए। सामान वहीं उतरवा लिया गया। सभी औरतें हवा की ठंडक में अपने बालों की लटों ऊपर करती हुई, साड़ियां संभालती हुई बेफिक्री से बैठ गई। हल्की हल्की हवा झील की ओर से आ रही थी और शाया कुछ सर्दी भी थी। झील के पानी के भीतर बादल तैर रहे थे। नरकुल धीरे धीरे कांप रहे थे। दूर से जिधर पानी उथला था, देवहंसों, मुर्गावियों और पतारी के झुंडों के चुगने की और पंख फड़फड़ाने की आवाजें आ रही थी। देवहंस शायद सिवार खा रहे थे और मुर्गावी गोगे या केकड़े खोजने में मशगूल थे। पेड़ों पर चिड़िया चहक रही थी। सहसा नीली साड़ी वाली ने झील के पानी की ओर इशारा करते हुए हैरत से कहा, पानी का सांप तैर रहा है। सभी कौतूहल से देखने लगे। महेशा खिलखिलाकर हंस पड़ा। कैसे समझाएं इन साहबों को, वे इतना भी नहीं जानते। यह सिर्फ नीली साड़ी वाली को ही बताना चाहता था। एकदम बोला, पनिया सांप नहीं है, एक चिड़िया है। वह चिड़िया बकता है, नीली साड़ी वाली ने प्यार से कहा। ना माने तो देखती रहें। फिर उधर उधर नजर दौड़ाकर बोला, वह उस पानी में उगे ठूठ को देख रही है। वह उस पर जो काली चिड़िया बैठी है उसी का साथी है, वह सर्प पक्षी। वह काली चिड़िया? नीली साड़ी वाली उससे बात कर रही थी और वह तन्मय होकर बात बता रहा था। हाँ हाँ, वही सर्प पक्षी तैरने का बहुत शौकीन होता है। बस बाले
बस बाले सी काली चोंच निकालकर तैरता रहता है। खाता क्या है? उसने उत्सुकता से पूछा। मछली। इसकी आंखों में चमक आती जा रही थी और बात करने के लिए उसने बात जोड़ दी। अभी जब थक जाएगा तो किसी ठूंठ पर पंख और दुम फैलाकर सुखाएगा। अभी निकलेगा। नीली साड़ी वाली का मुंह खुला रह गया और उसके सफेद दांतों को महेशा निहारता रहा। नकवा के सफेद पंखों की तरह धुले हुए वह चमकदार, उसका मन जाने को नहीं हो रहा था। पर मेट ने कहा था जल्दी लौटना और फिर साथियों के कलेजे पर सांप लौट रहे होंगे। तभी एक साहब को बंदूक संभालते देख उसका मन उचाट हो गया। वह नीली साड़ी वाली भी अब बंदूक की जो और ज्यादा ध्यान दे रही थी। उनके साथ में एक साहब ने उसे कुछ पैसे दिए और अभी एक क्षण पहले का महेशा अपना सारा आकर्षण भूलकर चल पड़ा। उसका मन भारी हो आया था। रह रहकर उसकी आंखों के सामने वह बंदूक घूम रही थी और कानों में चिड़िया का शोर समाया हुआ था। हर आवाज वह पहचानता था, उन पक्षियों की भी जो साल भर इसी झील के किनारे रहते थे और उनकी भी जो इस ऋतु में दूर पहाड़ों से उतरकर कुछ दिनों के लिए मेहमानों की तरह आते थे। उनकी हर आवाज का अर्थ वह समझता था। वे लड़ रहे थे या आनंद से भरकर गा रहे थे या साथियों को खतरे का बिगुल सुना रहे थे। झील के पानी में किलोले करते हर पक्षी के पंखों की सरसराहट का एहसास है उसे, चाहे वह मुर्गावी हो, सुरखार, जंगली बत्तख, चाहे बगुला, सारस, नकटा, रेती, सरपक्षी या सोना पतारी। उनकी सीटियों की मधुर आवाजों उसके कानों में बसी हुई थी। तभी उसका मन उस बंदूक की याद से धड़कने लगा। उधर बंदूक चली थी और गोली की टूटती हुई आवाज बादलों में गूंज गई थी और उसके बाद पक्षियों का कातर शेष शोर मन पर चोट सी लगी थी। उसका मन उदास हो गया आया था। दूरी पर साथी मजदूर काम में लगे दिखाई पड़ रहे थे। एक क्षण ठिठक कर उसने पीछे देखा। दलदल खामोश था और ऊपर से झड़कर भागती हुई चिड़ियों की बेआतुर आवाज को शालीनता से पीता जा रहा था। मुड़कर वह तेज कदमों से लौट आया और अपने काम में जुट गया। रात को जब पेड़ों के नीचे सांझे चूल्हे जले तो महेशा नहीं था। गांव से प्याज और मसाला लाने वाले चरण सिंह ने बताया, वह तो बदमाश घी की चुपड़ी रोटी खाएगा आज। कहाँ? गांव में है? बजनू ने आश्चर्य से पूछा। वही पंडिताइन के घर है। चबूतरे पर बैठा मिसकोट कर रहा था लुगाई से और वह नास मारी मुस्कुरा मुस्कुरा कर बतिया रही थी। पत्तीदार बाल काड़े और जेवर पहने साथ बैठी थी। मरा साला, कहकर चरण सिंह ने पिच से थूका और प्याज की गांठ छीलकर खाने लगा। उससे कैसे आसनाई हो गई? बजनू ने तसले में आटा संभालते हुए रहस्य भरी आवाज में पूछा। तू चाहे तो तू कर ले, कौन मुश्किल है? लेकिन उस नरक में कूदे कौन? वक्त था जब हमारे पीछे लग गई थी। आदत के मुताबिक चरण सिंह बात अपने से जोड़ रहा था। कुबड़ा ना होता तो शायद ब्याह रचा लेती। होरी ने जैसे चरण सिंह के कुबड़ेपन पर गहरा वार किया। बैठ जा सीधी तरह, तू तेरे पीछे लग गई थी। गांव के ठाकुर ने जान दे दी पर नजर नहीं मिलाई उसने। असल में उसे पैसे का गुरूर है। बजनू ने रोटी गर्म तवे पर डालते हुए कहा। 10 गांव में ऐसी औरत नहीं मिलेगी। का रूप है, का काठी है, राम कसम। चरण सिंह ने सिसकी भरी और बजनू की बात का मतलब साफ हो गया। चूल्हे की आंच में उसका कुबड़ कद्दू की तरह लग रहा था। होरी की आंख के नीचे लटका हुआ बड़ा सा मांस का लोथड़ा सूजा हुआ था। कीड़े ने काट लिया, कहते हुए उसने सने हाथ से आंख के नीचे सहलाया और बोलता गया। घी मेवा खाती है, ठसक से रहती है पंडिताइन, 40 की लगती नहीं। बजनू ने रोटी पलटी। महेशा की उम्र कितनी होगी? उसने दरियाफत किया। होगा 25-26 का, चरण सिंह बोला। फिर तो कहकर होरी शैतानी से हंस पड़ा। झील तक वह सड़क तो पूरी नहीं बन पाई पर महेशा गैंग से बिछुड़ गया।
विधवा पंडिताइन ने उसे शादी कर ली थी। लोगों ने तरह तरह की बातें कही। किसी का कहना था कि जवान देखकर पंडिताइन ने फंसा लिया, और कोई कहता कि महेशा रुपया पैसा देखकर ढरक गया। जो भी हो, दोनों तरफ से लोगों को यह अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि किसी को बुरा देखकर लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते और अच्छा बनते देखना उनसे सहा नहीं जाता। लेकिन महेशा ने किसी की परवाह नहीं की। पंडिताइन फिर से सुहागन हुई, और इतने दिनों बाद जब उसकी मांग में सिंदूर और गोरे माथे पर पत्तीदार बालों के बीच बिंदिया चमचमाई तो उसका रूप दुगना हो गया। दूहरे बदन की पंडिताइन जब चांदी की करधनी बांधकर चलती और पैरों में झांझे जब झन बोलती तो लोगों के कलेजे धड़क जाते। राह में साथ चलते महेशा से पार्वती पंडिताइन कहती, तुम्हें तो जरा भी सौर नहीं है। मर्द घर वाली के आगे आगे चलता है, साथ नहीं। लोग क्या कहेंगे, आगे चलो। और सर पर साफा बांधे महेशा कहता, बड़ी शर्म आ रही है। शहर में मेम लोग इसी माफिक चलती हैं, बल्कि न बाह के साथ फंसा के। और बस्ती के बाजार से खरीदा चमकदार केलासन का जम्फर झिलमिलाता देख उसका माथा गर्व से उठ जाता। पार्वती कितनी खूबसूरत है। और एक दिन देवियों की पूजा के लिए जब पार्वती ने महावर लगाया तो चमचे में गुलाल लाल रंग उंगली में लेकर उसने पार्वती के होठों पर लगा दिया। पार्वती छुटाने लगी तो उसने अपनी कसम दे दी और नुमाइश से लाए शीशे को उसके सामने कर दिया। पार्वती ने लजाते हुए अपने लाल होठों को देखा, पर अपनी खूबसूरती की शेखी से भरकर बोली, तुम तो मेम से शादी करते, लाली पाउडर वाली से। और वह अपने को खुद किसी मेम से कम नहीं लगी थी। तभी महेशा ने उसकी गुदारी कलाई पकड़ते हुए कहा, तुम किधर से कम हो। और हंसती पार्वती के उजले दांतों को देखकर उसका मन खिल गया। पार्वती के दांत ठीक वैसे ही थे जैसे उसने कभी देखे थे, हंस के पंखों की तरह दुले हुए। पार्वती के कहने से उसने कलमें बड़ी बड़ी रखवाई थी, चोटी में मोटी सी गांठ बांधता था और मूछें छोटी करवा ली थी। मेले तमाशे पर जाने के लिए बैलों की एक गोई और छोटा सा रब्बा भी खरीद लाया था। बैलों को खूब सजाकर रखता था। उनके गलों में 40 घुंघरूओं की माला और सींगों के पालिश। रब्बे की छत के लिए रंगीन झालर पार्वती ने सीधी और गछिया वह दर्जी से बनवा कर लाया था। पहियों के ऊपर रथ की तरह हाथा लगवाया था और सन की नहीं सूत की रंगीन डोरियों से किनारे बनवाए थे। सतरंगी रब्बा था महेशा का। एक दफा दौड़ में दाव लगा आया था और पार्वती के पीछे पड़ गया था, तुम साथ नहीं बैठोगी तो दौड़ में नहीं जाऊंगा। उसने बहुत समझाया था, हमारा तमाशा दिखाओगे, बहुत लड़कपन है तुम में। महेशा हंस पड़ा था, और तुम बूढ़ी हो गई हो ना, शर्म नहीं आती हमारे सामने कहते। बतिया बछड़ी से दांत है अभी, बात बड़ी बूढ़ियों की तरह करोगी। और मेले की दौड़ के लिए जाते जाते जब ऊसर से रब्बा गुजर रहा था तो पार्वती ने चतुराई से उसे मना लिया था और मन में कोई मलाल लाए बिना महेशा मेला दिखाकर बगैर दौड़ में हिस्सा लिए लौट आया था। बस्ती में हरदम महेशा और पार्वती की बात होती, पर दोनों को किसी की चिंता नहीं थी। पार्वती रुपए का लेन देन करती और सबकी चोटी अपने पाप के नीचे रखती। बस्ती में कौन ऐसा था जिसे वक्त बेवक्त 4 पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वे लोग भी जो पीठ पीछे पार्वती और महेशा के कोसते सामने आकर चिकनी चुपड़ी बातें करते। इसका एहसास दोनों को था, पर दोनों इतने मुक्त थे कि कभी उन्होंने मन नहीं जलाया। महेशा अब निश्चिंत हो गया था, काम धाम करने की उसे जरूरत नहीं रह गई थी। पर अब भी जब वह सैलानी लोगों को झील की ओर जाते देखता और उनके साथ कोई सुंदर औरत होती तो वह अपने को रोक ना पाता, पीछे पीछे चला जाता और चाहता कि वह औरत उससे बात करे। और जब वह औरत उससे बात नहीं करती तो वह चिड़ियों में मशगूल हो जाता। शांत झील के किनारे किनारे चक्कर काटता, नरकुलों के बीच साबूदानों की तरह फैलते हुए मछलियों के अंडों को देखता और नील पंछी के जाड़ों को निहारता। बुगलों को ध्यान
ध्यानावस्थित खड़ा होकर वह सांस रोककर ठहर जाता और उसके शिकार करने की प्रतीक्षा करता। देर हो जाती तो घर की याद आते ही लौट पड़ता। एक बार वह दिन भर नहीं आया, आधी रात को लौटा। पार्वती ने नाराज होकर पूछा तो सीधेपन से कह दिया, जंगल तक गया था, झील पर घूम के मन नहीं भरता। पार्वती ने उल्हाना दिया तो बड़ी सफाई से उसने बता दिया, जंगल में तीतर देखने गया था, ससुर धूल से नहाते हैं। तीतर वीतर नहीं, तुम कहीं और गए थे, सचमुच बताओ मुझे। पार्वती कुछ कड़ी पड़ गई। तीतर देखना था तो बलदू के घर देख लेते, वह तो तीतर लड़ाता है। पिंजरे में बंद तीतर का क्या देखना। महेशा ने कहा, मुझे कोई पालना तो है नहीं, पता नहीं लोग कैसे चिड़िया को पालते हैं। तभी ऊपर आकाश में कुछ पक्षियों का झुंड गुजर गया। उसकी आंखें आसमान में टंग गई। एकदम यह बाघ का झुंड है, यह बाघ का झुंड है। देख पार्वती, अब रात भर ये मछली का शिकार करेंगे। पक्षियों के नरम पंखों की रेशमी आवाज दूर चली गई थी। वो कुछ भी करें, तुम हमारी बात का जवाब दो। सच सच बताओ, कहाँ गए थे? ईमान से बता दिया, लेकिन इतनी रात तक तीतर ही देखते रहे। पार्वती के स्वर में शंका थी। हाँ हाँ पार्वती, माना करो। देखो पैरों में कितने कांटे चुभ गए हैं, लड़ना है तो सवेरे लड़ेंगे, कहकर वह आराम से टांगे फैलाकर लेट गया। पार्वती ने बात बदल दी। रुपया बहुत फैल गया है, वसूल नहीं होता, तुम जरा लोगों को डांटो डपटो, यह हमसे नहीं होगा। अच्छा सुनो, मेरा मन है कि कुछ रुपया लगा के यहाँ चबूतरे पर एक मंदिर बनवा दिया जाए, और बन सके तो मुसाफिरों के लिए 2 कोठरियाँ भी बन जाएं। हारे थके लोगों को आराम मिलेगा और कुछ रुपया धर्म के कार्य में लग जाएगा। यह धर्म कर्म तुम्हें कब से सताने लगा? बहुत दिन की साध है मन में। मिस्त्री को बुला के जमीन भी दिखाई थी, फिर कुछ हो नहीं पाया। मर जाऊंगी तो नाम का एक मंदिर तो रहेगा, 10 दिलों से आशीष निकलेगी। पार्वती ने बड़ी सच्चाई से बात कही। बेवक्त, यह बात कैसे सूझ गई तुम्हें? महेशा ने पूछा। आज दिन भर यही सब सोचती रही। महेशा ने गौर से देखा पार्वती को। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। सचमुच पार्वती बहुत बदली सी लगी। आज उसे लगा कि सचमुच पार्वती उससे बहुत बड़ी है, और उसके चेहरे पर नीली लकीरों का जाल बनना शुरू हो रहा है। बाहों का खिंचाव ढीला पड़ गया है, कुल्ले पर भारीपन आ गया है, लेकिन फिर भी उसके पत्तीदार बाल उसे अच्छे लग रहे थे। का देख रहे हो? पार्वती ने आंचल का खून ऊपर सरका लिया। महेशा चुपचाप देखता रहा। बोला, कुछ नहीं। पार्वती ने फिर टोका तो महेशा ने यूं ही कह दिया, मंदिर बनाना जरूरी है। पार्वती समझ गई कि उसके मन की बात यह नहीं है। महेशा की आंखों में अभी जो सूनापन उसने देखा था वह कुछ और ही कह रहा था। पार्वती ने कुछ उदास स्वर में पूछा, हमसे शादी करके पछताते तो नहीं हो? हे महेशा इस सवाल के लिए तैयार नहीं था। आज सोच सोच के बड़ा दुख हुआ। अपने सुख की खातिर हमने तुम्हें खराब कर दिया। पार्वती की आंखों में खालीपन था। पछतावा तो होता होगा, सच सच बताना। काहे का पछतावा पार्वती? महेशा ने कहा। हमने कभी यह सोचा ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। तुमने कभी कुछ नहीं सोचा? शादी की बाबत भी नहीं सोचा था? पार्वती ने जैसे उसे कुरेदा। अभी तुम अपने को आजार समझते हो, बाल बच्चे होते तो समझते। कहते कहते उसकी बाज बारी हो आई। चांद पर बादल आ जाने से चांदनी मटमैली हो गई थी, और पार्वती का चेहरा धुंधला पड़ गया था। लालटेन चौखट में कुंडी से लटकी थी, और उसकी रोशनी में खांड की अर्धानव परछाइयों की सलाखें बन रही थी। महेशा को एकाएक लगा कि शादी के बाद सब घरों में बच्चे होते हैं, उसके घर में अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसने गहरी नजरों से पार्वती को देखा। इस समय की बात वह समझ नहीं पा रहा था। आखिर पार्वती कहना क्या चाहती है? घर में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसे सूनेपन में उसने पार्वती के साथ कभी अकेलेपन नहीं महसूस किया, पर आज वह इतनी अलग सी क्यों मालूम हो रही है? महेशा रात हो या दिन, अकेलेपन में उसके मन में प्यार ही उमड़ता है,
और उसने भी कभी ऐसी उखड़ी बातें नहीं की। तुम्हें हुआ का है? महेशा ने शायद आज पहली बार इतना सोचकर कुछ पूछा था। पता नहीं का हुआ, बस्ती का अस्पताल बहुत छोटा है, यह मेरी देखभाल नहीं हो पाएगी। अस्पताल? लेकिन अस्पताल का जरूरत है? महेशा और उलझ रहा था। साथियों, आप सुन रहे थे कमलेश्वर जी की कहानी नीली झील का प्रथम भाग। अगर आपको हमारा कहानी पठन अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर रख सकते हैं। धन्यवाद।